मतलब हालांकि बहुत दिन हो गए वो, तो ऐसे ही जाते हैं और वो अपना पंजीकरण कराते हैं। एक प्रक्रिया होती है पूरी पार्टी का अपना बनने का। तो इलेक्शन कमीशन हम बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, भारत की निर्वाचन आयोग है, वही पंजीकृत करती है। तो पूछ सकते हैं कौन इनको मान्यता प्राप्त करता है, तो निर्वाचन आयोग। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। तो देखिए पार्टी के लिए विशेष रूप से चुनाव चिन्ह भी देते हैं। जो ये चुनाव आयोग है उनके लिए विशेष निशान होता है। आप देखेंगे अलग अलग पार्टियों का अपना अपना चिन्ह भी होता है। आप देखेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी है, उसका हाथी का निशान है। जो कांग्रेस पार्टी है उसका हाथ का निशान आपने देखा होगा, झंडा, उसके नीचे अंदर एक हाथ का निशान, कमल का फूल बीजेपी का। इस तरह से कई पार्टी के अपने होते हैं। जैसे आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव जी की, वो लालटेन है उसका चिन्ह। ऐसे ही उदाहरण आप अपने आसपास भी देखें, ऐसे उदाहरण कौन से हैं। तो देखिए यही अधिकृत होता है, यानी कि ऑथोराइज्ड होता है, और जो उनके मेंबर्स होते हैं और उसका यूज़ करते हैं, जो उसको उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं, आपको दिख जाएगा अच्छे से। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। देखिए इसका मतलब जो जिनमें विशेषाधिकार दिया जाता है, यानी कि जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी या जिन्हें हम कहते हैं, उनको विशेष सुविधाएं जाती हैं। बड़े जो दलों को, जो बड़े दल होते हैं उनको विशेष सुविधाएं जो दी जाती हैं, और इन विशेषाधिकार और जो इन्हें कुछ अन्य लाभ जो दिए जाते हैं, इन पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। तो ये आपको आसान करेगा बात समझने में। जिसे विशेष सुविधा मिले वो मान्यता प्राप्त है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बताए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। देखिए उनके स्पष्ट बने हुए इस तरह से परसेंटेज ऑफ कि कितने परसेंटेज उनको मत मिल रहे हैं। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। देखिए एक बार और आप पीछे पढ़ लें, बहुत आसानी से बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधान सभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। ये स्पष्ट है। देखिए राज्य के स्तर पर और नेशनल लेवल पे जो अंतर बताया उसको आप ध्यान रखें। तो देखिए ऊपर आगे जाने से पहले ऊपर के जो कार्टून है उसको देख लेते हैं हम, जिसका ऊपर शीर्षक लिखा है एक आईना आंकड़ों का। तो इन आंकड़ों को एक बार देख लेते हैं, इस पर समझते हैं। देखिए एक सबसे पहले इनसे देखते हैं, क्या ये कार्टून पिछले पन्ने पर दिए गए आंकड़ों के ग्राफ से मेल खाते हैं। देखिए हमने पिछले जो आंकड़े देखे थे हम इनको देखेंगे और इसके आधार पर हम तुलना करके बताते हैं। देखिए पहले वाले में 3 जो इसमें बॉक्स हैं अपने देखते हैं। पहले कनाडा वासी का 27% कनाडा वासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए। दूसरा देखते हैं 35% कनाडा वासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव्स को सत्ता में होना चाहिए। देखिए यहाँ 27 था पहले, फिर कंजर्वेटिव 35%। 98% कनाडा वासी मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिक्की में बंद करके उसे नियाग्रा जल प्रपात में फेंक देना चाहिए। तो देखिए 98% लोग, बहुत बड़ी संख्या है, वो राजनेताओं को मना ही कर रहे कि ये नहीं होने चाहिए, और उनको लेकर के विचार एक तरह से नकारात्मक विचार हैं, उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए इस तरह का सिचुएशन क्या होता है। तो देखिए कि हाइपोथेटिकल जिन्हें बोलते हैं परिकल्पनात्मक सर्वे, उसका एक अच्छा उदाहरण यहाँ बताया गया है और यहाँ दर्शाया गया है कि जो कंजर्वेटिव हैं वो 35% ये चाहते हैं कि कंजर्वेटिव चाहते हैं वो सत्ता में आना चाहते हैं, 27% लिबरल को चाहते हैं, और 98% वो सरकास्टिक आप समझते हैं, एक तरह का उस वे में इसको कहने की कोशिश की गई है, यानी जिससे वो परेशान हो गए हैं। ये दिखाना चाह रहा है ये कार्टून यहाँ पर कि वो नहीं चाहते जनता की नेता लोग हो वहाँ के कामकाज के ढंग से, इस वजह से वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल नेताओं की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारे देश में भी अक्सर मिल जाएगा सुनने को
लोग परेशान हो जाते हैं कि वो पार्टियों से वो समाज में विभाजन करते हैं, एक दूसरे से लड़वाते हैं। कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप दाएं हाथ पे देख लें, राइट साइड पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय माफ़ कीजिए राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता कैसे प्रदान की जाती है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें। तो यहाँ पर दिखाया गया, अगर आप जिसको ऑफिशियली इसकी साइट पर जाके आप देख सकते हैं, इसके बारे में अच्छी जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का साइट है, यहाँ पे दिया हुआ है लिंक आपको, तो आप जाएँ इसके बारे में। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहिए भी, तो वो जाके देखें इसके अंदर। यही है, आपकी जिज्ञासा कितनी इस पर डिपेंड भी करता है। जितना जानेंगे आपके लिए होगा और आप अवेयर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2017 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। देखिए उदाहरण है, 7 थे 2017 के हिसाब से। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। चलिए हम कुछ के बारे में अब जानकारी प्राप्त करते हैं, देखते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, है ना, AITMC हम जिसने बोलते हैं। TMC आपने सुना होगा, ममता बनर्जी जो है अभी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, वो अभी इस पार्टी से हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी इस पार्टी का, इसकी स्थापना। देखिए ये डेट वेट आप याद रखें, एक बार देख लें अच्छे से, ताकि ये भी आते हैं, फैक्ट भी हर जगह पूछते हैं, कई बड़े एग्जाम भी आगे पूछे जाएंगे और जो एग्ज़ाम्स में उसमें भी आ जाते हैं, तो इस लिहाज से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपके अवेयरनेस के लिहाज से भी। तो 1998 में इसकी स्थापना हुई। इसी 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। देखिए 1998 में स्थापना और 2016 में ये नेशनल पार्टी पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है। वो फूल दिख रहा है उसमें, और नीचे भी आपको वो दिख रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के, अगले पेज पर आ जाएंगे, 80 पेज पर सब। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध। देखिए इनके अपना पार्टी का जो मूल जो सिद्धांत ये है, सेक्युलरिज्म जिन्हें बोलते हैं, नहीं सब धर्मों का, और कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते ये, और संघवाद पे यानी सेंट्रल और स्टेट में जो पार्टी है उसमें इनका विश्वास है और प्रतिबद्ध है उसको लेकर। ये 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है, जो कंटिन्यूस बने हुए। अभी देखिए चुनाव हुआ था, उसमें भी इनको जीत हुई है। एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में। अभी हाल में अपने देखिए कोविड में हमको जो कोरोना काल था उसमें भी सुनने को मिला था हमको। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। तो पार्टी 3 जगह और है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। तो जिन्हें पूर्व के जो राज्य हम देखते हैं इनको, उनमें भी इनका एग्जिस्टेंस है। 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.07% वोट मिले, 2019 में जो हुए थे इलेक्शंस, और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह 4थी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज ये उदाहरण हुआ है, देखिए 2019 नया डाटा है ये। तो 2019 में जो चुनाव हुए उसमें 22 सीट इसको मिले थे लोकसभा में, और कुल का ये 4.07% थी। तो देखिए पार्टी कई राज्यों में भी है और 22 सीट, तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये राष्ट्र पार्टी बनी। तो देखिए अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी पर। बहुजन BSP जिन्हें हम बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी। स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में इसका गठन हुआ। बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं। तो देखिए ध्यान रखें, जब ये बहुजन बोलते हैं बहुजन समाज, इससे हमारा अर्थ क्या होता है? दलित, आदिवासी, दलित यानी जिन्हें निम्न जाति के आम भाषा में बोलते हैं निम्न जाति के जो लोग होते हैं, जैसे बिलोंग करते हैं, आदिवासी जनजाति लोग जो होते हैं, पिछड़ी जातियाँ और धार्मिक अल्पसंख्यक, जैसे मुस्लिम हो गए, इसका उदाहरण है इस्लाम को मानने वाले। इसी तरह से कुछ उदाहरण है बौद्ध भी हो गए, के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। तो देखिए इन्होंने सबको समेटा अपने आप में, जो लोग उस स्थिति में है जिन्हें कहा जाए कि अच्छी स्थिति में नहीं है, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है जो लोग,
और उनको शामिल किया। इन सबको शामिल करते हैं, ध्यान रखें सबको किसको मिला के चल रहे हैं ये। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। तो ये लोग जो विचारक हैं इनसे इनके मूल विचारों पर ये लोग काम करते हैं। दलितों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए आप भी देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें भारी संख्या में इनके वोट बैंक है। और अब पिछले कई बार आप सरकार के बारे में सुना था कि इनकी सरकारें बन चुकी, शायद 2007 में इनकी सरकार भी बनी थी, और एक बार बीजेपी के साथ अलायंस करके शायद 1996 में इनकी एक सरकार बनी थी एक बार। तो सरकारें बनी हैं यूपी में, इसके अच्छे उदाहरण हैं और अच्छा खासा ये महत्व रखती है आज के देश में ये पार्टी। आगे देखते हैं। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टियां पर्याप्त ताकतवर हैं। तो दिल्ली में भी आपको मिल जाएगा, उत्तराखंड में भी इसका जो लोग जहाँ पर जिस राज्यों में है, पंजाब में भी देखें तो इन राज्यों में भी इनका एग्जिस्टेंस है और अच्छा खासा प्रभाव वहाँ पे जमाती हैं ये पार्टियाँ, काफ़ी पावरफुल पोजीशन में है वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। तो देखिए बड़ी बात है अपने आप में। स्थापना 84 से बाद से 4 बार इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। इस दल को 2019 में लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें इन्हें मिली थी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये तथ्य होते हैं, सही रहता है ये। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी, चलिए इनको अब देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को। पुराने देखिए इनके निशान भी दिए हुए हैं, आप लोग चुनाव चिन्ह इनके ध्यान रखें तो आपके लिए ये भी आसान रहेगा समझना, है ना। साथ साथ में हाथी आपने देखा ऊपर, या कमल का जो फूल है। पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। तो देखिए इससे पहले कौन सी पार्टी थी ये, उसी का एक नया रूप आया है। उससे पहले ये पार्टी थी भारतीय जनसंघ और इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, देखिए ध्यान रखें ना, भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर। तो ये भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है दीनदयाल उपाध्याय के मूल विचार कौन से हैं। तो समग्र मानववाद जिन्हें बोलते हैं इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, जहाँ तक मुझे आ रहा है एकात्म मानववाद भी हम सुनते हैं। तो यहाँ समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय, यानी कि अंत जो सबसे पिछड़ा हैं उनका उदय, यानी कि ऊपर अपलिफ्ट हो, उनका भी उभार हो और वो अच्छी पोजीशन में आए। तो इनके मूल विचारों से ये लोग प्रभावित हैं। भारतीय संस्कृति का आपको देखने को मिलेगा अक्सर, और उनके मूल्य पर ज़्यादा जोर रहता है इनका, उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए काम करते हैं कि इसका ही फैलाव हो। सेम आगे बढ़ते हैं। लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। तो इनका जो आधुनिक भारत होगा उसमें क्या बातें मूल होंगी वो आपने देखा, और जो लोग इनके डिटेल में जानना चाहते हैं तो और अच्छे समझ पाएंगे, आप देख सकते हैं जाके। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व, जो ब्रैकेट में आप देखें कोष्टक में, एक प्रमुख तत्व है। तो नेशनलिज्म, देखिए इंडिया नेशनलिज्म को ये लोग बहुत फोकस करते हैं। इसको ये आधार है कि एक जो सब देशों को, जो हमारे देश के लोग हैं सबको एक साथ जोड़ने का काम करेगी इनके हिसाब से, और इस पर फोकस भी करते हैं, आप देखा होगा आपने। यानी और इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी कि हिंदुत्व है, आपने कई बार सुना होगा मीडिया में। तो इस पर ये लोग खास फोकस देते हैं, ये इनका मुख्य तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। तो देखिए हमने इसका उदाहरण भी देखा, और इन्होंने ऐसा काम किया कि 370 जो धारा हटाई और एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है आज जम्मू कश्मीर। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है।
यह देश में रहने वाले सभी, यानी देखिए उसका अपना हिस्सा मानते हैं और इन्होंने किया भी। लास्ट ईयर बहुत कुछ देखने को मिला। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। तो ये भी है देखिए इसका साथ कि तो जिन्हें हम बोलते हैं यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि ये समान नागरिक संहिता पर, तो ये पार्टी समान नागरिक संहिता बनाने पक्ष में और धर्मांतरण यानी धर्म के किसी और धर्म में जो मिलाते हैं उनके खिलाफ ये पार्टी है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। तो देखिए पहले ये शहरी इलाकों तक सिमटी थी, उत्तर के और पश्चिम के शहरी इलाके थे, लेकिन इसने अपना आधार आगे किया और 1990 में राम मंदिर बना, या राम मंदिर के लिए माफ़ कीजिए जो के लिए जो आंदोलन हुआ था इनका और मस्जिद पे हमले हुए थे, इसके बारे में डिटेल में देखें और बड़ी कक्षा में और अच्छे से जानेंगे क्या हुआ था। तो उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा इनको एक हाईलाइट हुए, ये न्यूज़ में आए और काफ़ी लोग आए दूर दूर से और इनका सपोर्ट सिस्टम काफ़ी बड़ा हुआ और आगे भी चला। और देखिए अब काफ़ी बड़ी पार्टी बन चुकी है और आगे भी ये संभावना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। तो देखिए बड़ी पार्टी है ये और एनडीए जिन्हें हम बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। तो 2019 में इनको 303 सीटें प्राप्त हुई थी। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है, ये हम सबको पता है। नरेंद्र मोदी इसके हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगले देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जिन्हें बोलते हैं, 1925 में गठित। देखिए काफ़ी पुरानी ये भी पार्टी है। 1925 में देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। मार्क्सवाद लेनिनवाद, तो इनके बारे में आप जान सकते हैं। मार्क्स और लेनिन कौन थे, कुछ विचार बड़ी कक्षाओं में भी आप जानेंगे, लेकिन अब चाहे तो अपने स्तर पर देख सकते हैं। कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन ये नाम है, इनके क्या विचार थे आप देखें इसको। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, तो देखिए तीन को ये इनकी आइडियोलॉजी होती है, ये इस पे बेस होती है। सेकुलरिज्म भी है और डेमोक्रेसी में इनका बिलीफ है और मार्क्सवाद और लेनिनवाद पे आधारित है ये पार्टी। अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी है ये। किसी भी तरह के जो कम्युनल होते हैं, जैसे कोई धर्मों के आधार पर जो लड़ाइयाँ लगवाती जो पार्टी है उनके खिलाफ है ये। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। तो इनका खास जोर जो समाज के यही निम्न तबके हैं उनको उभारने का, उनको ऊपर लाने का है, उनकी स्थिति सही करने का है। तो उसमें देखिए मजदूर और किसान ये होते हैं। काफ़ी समय तक बंगाल में ये रहे, लगभग 35 साल तक ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने, और आज भी देखें तो ज़्यादा महंगाई देखने को नहीं मिलती है। तो एक पार्टी की रहती है, खास फोकस रहता है इस पार्टी का इस पर। 1964 की फूट जिसमें माकपा इससे अलग हुई। देखिए 1964 में माकपा ये नई पार्टी बनी थी, इससे के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया। 1964 के बाद में ये पार्टी का अपना जनाधार है वो सिमटा। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति इसकी बनी हुई है। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 1% से कम वोट और 2 सीट हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को एक साथ लाने की पक्षधर। ये चाहती है कि सभी जो वामपंथी जो लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट विंग पार्टीज जो होती हैं उनको लाके, देखिए उनकी आइडियोलॉजी मूल ये होती है कि वो लोग समाज के जो निम्न तबके के होते हैं, निम्न वर्ग जिन्हें हम बोलते हैं,
मजदूर हो गए, किसान, गरीब, उनके हितों को ऊपर लाते हैं और जो लोग इनके समर्थन में होते हैं सबको मिल के आगे लाने की कोशिश करते हैं और एक साथ इसके समर्थन में रहते हैं। ये लोग मान लीजिए एक टाइम था जब ये कहीं विपक्ष में रहा करती थी, आपको पता हो तो। और जो शुरू के चुनाव हुए थे 1952 और 57, ये सब में ये मुख्य विपक्ष पार्टी के रूप में सामने आई थी। कांग्रेस जब थी बड़ी पार्टी और उसकी सरकार थी, देश आज़ाद हुआ था तब। देखिए ऐसा भी होता है। स्थिति कहाँ तक आ गई, 1% इनके से कम वोट इनके हो गए हैं। यही भारतीय लोकतंत्र है, इसकी विविधता है। चलिए आगे देखते हैं हम। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, देखिए CPIM इन्हें बोलते हैं, है ना। 1964 में इसकी स्थापना हमने कहा था, जो फूट हुई थी ऊपर, आपने देखा था। मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था, इससे ऊपर देखा हमने CPI में भी। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक, से वहाँ उसकी तरह ऊपर की तरह, तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी। चलिए हम पेज नंबर 81 पे आते हैं। एक साम्राज्यवाद, जो अंग्रेजों ने जिस तरह से हमें गुलाम बनाया था, इस तरह की चीज़ों के खिलाफ थे। इनके आइडियोलॉजी का हिस्सा है ये कोर। ये आप ध्यान रखें, आसान रहेगा आपको समझने में। पार्टी किस प्रकार की होती है, किस तरह से अपनी विचारधारा के साथ चलती हैं, तो ये आसान रहेगा आपको ये खेल समझने में। मतलब किस तरह से पार्टी अपनी बातों की बोलती है। हमें कई बार शब्द समझ में नहीं आते, तो इस शब्दों को आप अंदर जाएंगे तो समझेंगे, तभी तो आप समझेंगे न्यूज़ में क्या आता है। आप तो ऐसे ही बोर हो जाओगे, यार ये क्या करते रहते हैं, पॉलिटिक्स सब बातें करते हैं, आपको बोर लगता है। लेकिन जब किताब को आप उससे को रिलेट करेंगे तो आपको बोर नहीं लगेगा। तो इसको आप जोड़ना सीखें, बहुत ज़रूरी है जोड़ कर चीज़ों को देखना। आप सिर्फ एक किताब के हिस्से के रूप में ना देखें, ये आपके हिस्से हैं समाज के, आपके आसपास घटित हो रहा है, ऐसा घट रहे हैं। तो अगले पेज पर हम आते हैं, 81 पर देखें। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है इसका। तो पश्चिम बंगाल में और केरल में भी, और कहा जाए आपका त्रिपुरा में भी इसका आधार बड़ा है। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है इसकी। ये कितनी विविधता सी होती है। देखिए एक तरफ ये गरीबों, कारखाना मजदूरों और खेतीहर मजदूरों को अपना एक आधार मान के चलती है, और वही बुद्धिजीवी, देखिए जो समाज के बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग सोचते हैं, चिंतन करते हैं, एक काफ़ी अच्छा वर्ग है, इनका सपोर्ट होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप जानें इसके बारे में कि क्यों बुद्धिजीवी ज़्यादातर इसकी ओर आकर्षित हैं और क्यों इस पार्टी के पक्षधर हैं। तो CPIM पार्टियों को आप देखें। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। तो देखिए ये चाहती है किसी भी तरह से जो ऐसा नहीं कि संसाधन, जो हमारे देश में संसाधन, इस पर कुछ लोगों का कब्जा हो जाए और कुछ लोग अमीर रहे और बाकी सब गरीब रहे और उस पर राज करें। तो इस तरह की किसी भी चीज़ पे लोग खिलाफ हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और उसका फ़ायदा कुछ कंपनियां ना लें बस। तो उसके लिए ये अपनाते हैं पॉलिसी। और जो इस तरह की चीज़ें लाती हैं, उस तरह की जो इसके पक्षधर जो हमने बताया, बिल्कुल इसका उल्टा अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ होते हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही। देखिए पश्चिम बंगाल में 34 साल तक मैंने जो उदाहरण दिया था, ये लोग रहे थे, जो CPIM थी। माफ कीजिए, शायद मैंने ऊपर CPI बोल दिया था। तो CPIM 34 वर्षों से रही थी। 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा की 3 सीटें हासिल की। देखिए सीटें मात्र 3 और 1.75% इसको वोट मिला। ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए अगला हम पढ़ सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। हाथ इसका निशान है, आप देखा। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया की सबसे पुराने दलों में से एक है। देखिए ये पार्टी दुनिया के सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। 1885 आप समझ सकते हैं, और कई बार ये पार्टी बटी ना, आगे लिखा हुआ है विभाजन हुए। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक
लगातार, और फिर 1980 से 89 तक इसने देश पर शासन किया, काफ़ी लंबे समय तक। देखिए 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई है। फिर भी देखिए उसके बाद 2 बार सरकार बनी, 2004 और 2009 में फिर इनकी सरकार बनी थी। अभी यह पूरे देश में और देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझान में मध्य मार्गी, न वामपंथी न दक्षिणपंथी, देखिए ना ये उस साइड भी नहीं है पूरी तरह लेफ्ट में ना राइट में, ये लोग मध्य मार्गी हैं, बीच में आराम से अपना चलते हैं। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता के और कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि नीतियों का गरीब और कमज़ोर वर्गों पर बुरा असर ना पड़े। तो देखिए ये लोग नई नई जो नीतियाँ वो लेके आए, आपने सुना होगा मनरेगा, गांव में जो रोज़गार के लिए 100 दिन की गारंटी देती है, वो आपने ये सुना होगा आपने, मुफ्त जो RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, हमारे देश में जो 8वीं तक के बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं, इसका कानून भी लेके आई। मिड डे मील की व्यवस्था इन्होंने की, तो ऐसी कई व्यवस्थाएं इन्होंने की उस टाइम पर, और ये खास ध्यान रखते हैं। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व, जिन्हें हम UPA बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 52 सीटें मिली। तो देखिए जी कहाँ से कहाँ तक का सफ़र इन्होंने किया। लेकिन हम ये आगे तक का नहीं बोल सकते हैं, कुछ हाल यही भारत की डेमोक्रेसी की बात है, डाइवर्सिटी है, आगे भी चेंज होते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, देखिए इस पार्टी को देखते हैं, घड़ी इसका निशान है, चुनाव चिन्ह जो है। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी। देखिए कितनी पार्टियां अलग हुई कांग्रेस से, उसमें से एक उदाहरण NCP का भी है, ये हम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कहते हैं। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में इनकी आस्था है। देखिए इनको आप एक बार जरूर पढ़ लें दोबारा, ये सही रहेगा। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता में, सामाजिक न्याय में और संघवाद में इनकी आस्था है। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। देखिए ये भी इनकी जो आधार सिद्धांतों का वो ये है कि भारत में जन्मे नागरिकों को ये लोग आरक्षित करना चाहते हैं मुख्य पदों पर। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। देखिए जो पूर्व के जो राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार, देखिए और अभी की सरकार में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदार, तो उसमें भी अपनी सरकार में अपनी इसने हिस्सेदारी निभाई थी। तो देखिए हमने देखा जो नेशनल पार्टीज़ हैं और सबके चुने भी देखे, आप पीछे कर कर के इसको अच्छे से और सुन सकते हैं। और जो डिटेल में जाना चाहते हैं एक एक शब्द पे यूट्यूब पे बतेरे हो, कई वीडियोस पड़े हैं एक एक वर्ड पे, अगर आप डिटेल में चाहें कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। अगर आप इंटरनेट के सहारे हैं तो आप बिल्कुल सब कुछ जान सकते हैं। अभी सब कुछ अवेलेबल है सूचना, तो और डिटेल में आप जान सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो, आपके आसपास क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको और आसान कर देगी, ये चीज़ें समझने में आसान कर देगी। मैं तो चाहूँगा और आप डिटेल में जाएं और उसको बताएं, और जो आपको अलग है फीडबैक आप नीचे दे सकते हैं। तो चलिए क्षेत्रीय दल वाले शीर्षक पर हम आते हैं, देखते हैं। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्यीय दल के रूप में मान्यता दी है। तो देखिए जो 7 हैं ये मात्र जो हमने देखे ऊपर, वही केवल राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय दल कहते हैं। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नज़रिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है।
इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा मजबूत संपन्न हुई। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। इन दलों के ब्यौरों के लिए अगले पृष्ठ का नक्शा देखें। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप जो अगले पृष्ठ पर जो अगला पेज है 82 पर जो सभी भारत में क्षेत्र पार्टियों का ब्यौरा दिया हुआ है 13 अप्रैल 2018 तक का, उन सबको आप देखें राज्यभर, बड़े आराम से देखें इनको। आपको दिख तो रहा ही है यूट्यूब में, धीरे धीरे करके हर एक राज्य के हर एक पार्टियों को आप देखें, उनके निशान भी दिए में देखिए जो चुनाव चिन्ह है, तो आपके लिए आसान भी रहेगा चीज़ों को समझना। तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम भी लगेगा, तो आप दें बिल्कुल, मैं चाहूँगा उसकी अच्छी समझ आपको हो पाएगी। और ब्यूरोवार राज्य देखिए अच्छे से इनको बताया गया एक बॉक्स के अंदर, हर एक राज्य के अंदर जो मजबूत पार्टियां हैं। जैसे कुछ कम देख लेते हैं, हरियाणा का देखिए, जैसे वहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल, आप देखिए इसका चिन्ह देखिए चश्मा है। 1977 में ये पार्टी बनी। शिरोमणि अकाली दल देखिए, ये वहाँ पे हरियाणा पंजाब दोनों में माफ़ कीजिए, शिरोमणि अकाली दल है वो 1920 में इसकी स्थापना हुई और पंजाब में सक्रिय है। ऐसे ही ऊपर देखिए आम आदमी पार्टी 2012 में इसकी स्थापना हुई, पंजाब में भी है जिसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में इस कोष्टक में, और दिल्ली में ज़्यादा सक्रिय देखिए अभी जो अरविंद केजरीवाल हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर का ऊपर देखें, हर एक राज्यों में जो सक्रिय हैं उनका दिया हुआ है। तो ब्यौरेवार तरीके से आप देखें, इसको आपकी अच्छी जो फैक्चुअल नॉलेज है वो बहुत अच्छी होगी, इससे आगे भी काम आएगी, आपके अच्छी समझ बनेगी। चलिए पेज नंबर 83 पे आते हैं। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां। तो इस शीर्षक में आगे पढ़ते हैं। हमने देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। चूँकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। देखिए भारत में भी ऐसा आपको सुनने को अक्सर मिलता है, लोग बात करते रहते हैं। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराज़गी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी इससे बन सकता है। जैसे अगर कोई प्रश्न इस तरह आ जाए कि हमारी देश की आम जनता जो है उसकी नाराज़गी किन बातों को लेकर राजनीतिक दलों से है, ऐसे कई प्रकार से प्रश्न इसको घुमा के पूछा जा सकता है। तो इसके 4 पहलू हैं, उस पर ध्यान दिया इन्होंने। हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के वो 4 कामकाज के 4 पहलू हैं, वो कौन कौन से हैं। एस्पेक्ट्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। चलिए, लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। देखते हैं कौन सी है। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। जो देखिए महत्वपूर्ण ये बिंदु है। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। माफ कीजिए, पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, ना नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं। देखिए, यानी कि ये सब देखने को नहीं मिलता जो कि ज़रूरी हिस्से राजनीतिक पार्टी के खुले रूप से उसके सदस्यों की सूची आए, नियमित रूप से उनकी बैठकें हों, ज़रूरी हिस्सा होता है। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसले को प्रभावित करने की ताकत होती है, न ही कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। यानी कि जो कुछ लीडर्स होते हैं हावी रहते हैं वो, और वो उस पर कब्जा लेते हैं। देखिए, कांग्रेस में भी अक्सर आरोप लगाते हैं कि एक परिवारवाद की तरह है, और कुछ नेताओं का गांधी परिवार का इस पे है और यही डिसाइड करते हैं, सोनिया गांधी, ये इस तरह के भी आरोप लगते हैं।
कांग्रेस के ऊपर ही, जैसे उदाहरण है ये। चूँकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना अगले पेज पे देखें 84 पर मुश्किल हो जाता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम जो पिछले पेज पे जो हमने देखा ये कार्टून देखें 83 पेज नंबर पर, उस कार्टून को देखते हैं। बर्लुस्कोनी की कठपुतलियाँ। देखिए इस कार्टून में कैसे बना हुआ हम देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है। बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। देखिए इनका नाम थोड़ा है, अब ध्यान रखें। बर्लुस्कोनी वह इटली के बड़े व्यवसायियों में एक हैं। वे 1993 में गठित फोर्जा इतालिया के नेता हैं। देखिए नाम भी आ सकता है, ये किसके नेता थे वो, फोर्जा इतालिया। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन गृह, एक फुटबॉल क्लब एसी मिलान और बैंक की मालिक है। यह कार्टून पिछले चुनाव के समय का है। देखिए तो हमने एक चीज़ इसमें स्पष्ट है कि इटली के प्रधानमंत्री थे बर्लुस्कोनी, और देखिए बड़े व्यवसायी भी थे और इनके अंडर में क्या क्या है इसके उदाहरण आपको मिल गए। बैंक, टीवी चैनल्स और पब्लिशिंग कंपनी भी इनके हाथ में थी। तो एक अच्छा यह उदाहरण है, इस कार्टून के माध्यम से बताया गया है कि बीते जो चुनाव में किस तरह से जो मीडिया ने कठपुतली का काम किया। देखिए वो, और जिन्हें हम बोलते हैं निहित स्वार्थ, है ना, स्वार्थ के लिए इनका इस्तेमाल किया। और देखिए टीवी को दिखाया गया कि उन्होंने अपने हाथ में लटका रखा है। तो ये तरीका है, इस तरह से दिखाया गया कि कैसे उनके कठपुतली बन के रह गई है ये मीडिया। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने देश में भी इस तरह से कई आरोप लगते हैं। जो भी वर्तमान जो रूलिंग पार्टी है, सरकार है एनडीए की, और उसमें लगता है, और आपने सुना भी होगा अक्सर टीवियों में कि मीडिया बिक गई है। इस तरह से कई अफवाह, कई बातें हो रही है, इसमें भी सच्चाई है कितनी देखने को मिलती है। कई फेक न्यूज़ भी बन रहे हैं पार्टी के समर्थन में इस तरह से। और बिल्कुल जैसे कई न्यूज़ चैनल के जैसे अर्नब गोस्वामी हैं, इनके कुछ चीज़ें न्यूज़ उन्होंने दिखाई थी, झूठ थी वो, और वो बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। ऐसे कई न्यूज़ चैनल हैं जो एक पक्ष में अपनी बातें रखते हैं। चलिए राइट साइड बाएं हाथ पर हम देख लें मुन्नी के प्रश्न को भी। वोट फॉर, देखिए उसके हाथ में है वोट फॉर, और नीचे देखिए क्या इसका प्रश्न है। दल महिलाओं को पर्याप्त टिकट क्यों नहीं देते, क्या इसका कारण आंतरिक लोकतंत्र की कमी है? तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कि भारत जैसी जो और भी कई जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर पुरुषों का दबदबा है, और वो नहीं चाहते कि और पहली बात कि अगर वो टिकट भी देते हैं पार्टी में तो उनका चुन के आना ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं भारतीय सोसाइटी में, अभी और काम होना बाकी है, जागरूकता कम है और लगातार जारी है। देखिए अभी हाल ही में एक कोशिश हुई है कांग्रेस पार्टी की कि 40% सीट वो यूपी चुनाव में जो होगा उसमें देंगे। एक अच्छी कोशिश मानी जा सकती है ये, लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि पार्टीज जो होती हैं वो महिलाओं को अपना टिकट नहीं देती हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है ये कि पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है वो नहीं है पार्टियों में। लेकिन निचले स्तर पर तो हो गया आरक्षण, तो लेकिन ज़रूरत है कि ऊपरी स्तर पे भी आरक्षण की व्यवस्था हो। इस तरह से बिल आए हैं लेकिन वो पास नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी कोशिश हो कि बिल पास हो इस तरह के, और महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में बिल्कुल आधी भागीदारी महिलाओं की भी है, आधे पुरुष है। तो स्पष्ट ही इनको भी भागीदारी का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। चलिए अगले पेज पर जाते हैं। तो देखिए इस तरह से इनका टिकट है ना मुश्किल हो जाता है। 84 पेज नंबर पर आते हैं। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। ये ध्यान रखिए, यानी कि वहाँ के जो बड़े नेता, प्रभावकारी नेता है, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बजाय इस बात के कि सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, है ना, लोकतंत्र हो पार्टी के अंदर। इस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। चलिए दूसरी चुनौती देखते हैं। पहली चुनौती हमने देख ली, दूसरी चुनौती जुड़ी है वह है वंशवाद की चुनौती। तो देखिए ये भी कांग्रेस पर तो ख़ास तौर पर ऐसे आरोप लगे हैं, और स्पष्ट तौर पर गांधी परिवार का ही पूरा है। और देखिए नेहरू से लेकर अभी राहुल गांधी तक, और ऐसे ही अनेक पार्टियों में इस तरह से, ऐसी बात नहीं है, और देखने को मिलता है। हर एक जो बड़े नेता है अपने बच्चों को भी इसमें लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े स्तर पर जो हाईलाइट हो जाते हैं वो कांग्रेस में है। वैसे आप देखेंगे कि डीएमके पार्टी में भी इस तरह का देखने को मिला है। तो ऐसी बात नहीं है ये, लेकिन ये ठीक बात नहीं है कि एक परिवार को ही इस पर वो अपना पूरा वो निभाए और औरों को मौका ना मिले। चलिए आगे देखते हैं। चूँकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते,
इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। देखिए, जिनका अनुभव ही नहीं है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, वो क्या किस तरह से ब्रॉड माइंडेड होंगे, है ना। ये भी एक बात है कि जो अनुभव से हीन है ही नहीं, उनके ऐसे एक्सपीरियंस, और वो लोग अच्छी समाज की अच्छी परख नहीं कर पाते, और सबको मिलाकर जो चलने वाली एक जो नज़र होती है, वो दृष्टिकोण नहीं है, तो क्या फ़ायदा। अपने आप में ठीक बात नहीं है। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। यानी हर जगह ऐसी बात नहीं है, देशों में देखने को मिलती है ये। चलिए, तीसरी चुनौती दलों में, खासकर चुनाव के समय, तो इस पर पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। तो देखिए, बहुत और बहुत वो नहीं है, कठिन नहीं है इसको देखना। अपने आसपास भी आप देखते होंगे चुनाव के समय ये अक्सर देखने को मिलता है कि पार्टियां इस तरह के तरीके अपनाती है, पैसा चुनाव में खर्च करके वोट को खरीदने की कोशिश करती हैं, या आपराधिक प्रवृत्ति वाले हैं। काफ़ी बड़ी संख्या आपराधिक तत्व वालों की है अभी भी हमारे संसद में। चूँकि पार्टियों की सारी चिंता आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाने से वे परहेज़ नहीं करते। देखिए, जिसका सिर्फ फोकस सिर्फ जीत पर हो, तो वो तरीक़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। ये गलत बात है, लेकिन वो सिर्फ जीतने के मकसद से ऐसा करते हैं और इसलिए गलत तरीका भी अपनाते हैं। वह ऐसे ही उम्मीदवार उतारती हैं जिसके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सके। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और ऐसा देखने को मिलता है। आप देखेंगे अभी वर्तमान जो पार्टी है केंद्र में, उस पर ये आरोप डालते हैं कि वो जो रिलायंस कंपनी है, उसके जो ऑनर हैं, उनके पक्ष में अपनी नीतियाँ बना रही है, उनके मतलब सजेशन से वो चलती है, और ऐसे बहुत से ऐसे विपक्ष आरोप डालते हैं, लगा रहा है इस वक्त, और खुद कांग्रेस पे भी लगे, ऐसी बात नहीं। तो मतलब ऐसे देखने को मिलता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं। देखिए, ये भी होता है। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित है। ये लोग काफ़ी कुछ डिसाइड करते हैं। देखिए, अमीर लोग और ये जो काजा कंपनियां होती हैं, देखिए इनकी फंडिंग पार्टीज़ को होती हैं। तो देखिए, अभी सुनिए, जहाँ से पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं तो झुकाव होगा। सीधी सी बात होती है, अगर आप पैसा कहीं से ले रहे हैं वो, तो आप कहीं ना कहीं बिक जाते हैं। सीधी सी बात है, जो लोग इस तरह करते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा लोग करेंगे, लेकिन ये ठीक बात नहीं है और एक अच्छी लोकतंत्र के लिए अच्छी खासियत तो नहीं है। देखिए, चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। हम इसको भी देखते हैं, ये चौथी चुनौती हम लगाते आ रहे हैं इस पर। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। देखिए, यानी कि एक खास तौर पर एक विचारधारा जो हमने देखी, सिद्धांत है अपने अपने पार्टी के, उसमें अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यूरो का रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं, उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी भूमिका इसकी भी है कि राजनीति धीरे धीरे और पार्टियों के बीच में जो विचारधारा का अंतर है वो मिटते जा रहा है।
देखिए ये बात स्पष्ट तौर पर दिखने को मिल गई है कि बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ऐसी कई पार्टियां जो हैं, इनके बीच में आर्थिक मसलों को लेकर देखिए सब पे आरोप लगे हैं कि पूंजीपति कहा जाए, जो अमीर लोग होते हैं, बिजनेसमैन जो बड़े होते हैं, उनके पक्ष में ये अपने फैसले लेती हैं और इस तरह के आरोप लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपनी नीति नहीं है, कॉमन चीज़ है। जैसे आज भी देखिए मनरेगा चल रहा है, कांग्रेस के टाइम पे आई थी। पॉलिसीज़ में ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कुछ नई चीज़ें लेके वो आते हैं अपनी विचारधारा में, थोड़ी बहुत से चेंज, लेकिन कुछ पहले की पहली चीज़ें बस नाम चेंज हो जा रहा है। तो इससे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत नया परिवर्तन आ गया है। सिर्फ नाम चेंज होने से कार्यक्रम का पॉलिसी चेंज कोई हो गई? आज विदेश नीति भारत की देखिए बहुत ज़्यादा चेंज कोई लगती है। जो कभी कांग्रेस पार्टी थी, आज देखिए बीजेपी की पार्टी बेशक है सेंटर में, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा विदेश नीति में परिवर्तन नहीं आ गया। भारत की नीति हमेशा शांतिपूर्ण रही है, जो नीति वो आज भी कायम है। तो उम्मीद आप समझ पा रहे हैं इसको, और नहीं तो आप पीछे कर के रिकॉर्डिंग आप सुन भी सकते हैं और अपनी समझ भी बढ़ाएं, और उदाहरण देखें अपने आसपास में, अखबार, न्यूज़पेपर, किताब और अच्छी हैं इस पर। चलिए इस कार्टून को हम देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे एक दलीय देश लिखा है, डॉलर लिखे, और उसके नीचे व्यवसायी अमेरिका। देखिए इसमें एक जो कार्टून में क्या क्या हिस्से बने हुए हैं: राष्ट्रपति, उछला संसद, निचला सदन, उच्चतम न्यायालय, दोस्त और दुश्मन से ऐसे कुछ देखिए कार्टून्स बने हुए हैं। हम देखते हैं नीचे क्या ये बात कह रहा है कार्टून। यह कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में बना था। जो रिपब्लिकन पार्टी से थे वो, ये भी आ सकता है कई बार, एक आपसे पूछा जा सकता है कि जॉर्ज बुश किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। कार्टून देश के सभी प्रमुख संस्थानों पर कॉरपोरेट अमेरिका का नियंत्रण होने का संकेत करता लगता है। देखिए इसमें काफ़ी कुछ तो आप जान ही गए, तो यही बात एक अच्छा उदाहरण बता रहे हैं किस तरह से जो व्यवसायिक वर्ग है, अमीर वर्ग और तबका होता है, जिसे हम बड़ी कंपनियां होती हैं देशों की, ये अमेरिका का उदाहरण है। वैसे कॉरपोरेट वर्ग ने किस तरह से अमेरिका के विभिन्न जो संस्थान हैं वो क्या निर्णय लेंगे वहाँ तक प्रभावित कर रखा है, तो उसको दर्शाने के लिए कार्टून बना है। चलिए पेज नंबर 85 पर हम आते हैं और उसको देखते हैं, दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। इस शीर्षक पे आते हैं, पढ़ते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। देखिए इससे ही प्रश्न बनते हैं। आप इस पर अगर बात को समझेंगे, यहीं से प्रश्न बनने और बिंदु होते हैं, तो आगे आपके कई ऐसे प्रश्न बनेंगे इनके आधार पर, यहीं से तो प्रश्न बनते हैं। अपनी समझ को बनाए रखें, या समझते चलें चीज़ों को, जो बिंदु है आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? अगर वे तैयार नहीं हैं तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए ये सभी लोकतांत्रिक देश इसका उदाहरण है, राजनेता ही करेंगे। देखिए जो लोग सत्ता में हैं, जो पार्टी संभाल रहे देश को, अंतिम फैसला तो उन्हीं का होता है। लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधरने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? देखिए बहुत ज़रूरी है इनके खुद अपने स्तर पर नैतिक बल का इतना होना कि वो अपने आप चेंज हो मोरली। आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं उन पर हम गौर करें, उन पर गौर करते हैं। जो कोशिशें हुई हैं बिंदुवार से देखें ताकि आपके लिए भी आसान रहे। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। तो देखिए तो हम इसको शॉर्ट बिंदु में लिख सकते हैं कि दल बदल रोकने के प्रयास, है ना, तो के लिए संविधान संशोधन, ये आप बिंदु डाल सकते हैं। आप ध्यान रखिए। अब अच्छा पहले ये देख लेते हैं दल बदल होता क्या है। नीचे देखिए दाएं हाथ पर बात बोले भेद खोले में इसका मतलब बताया गया है। दल बदल विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। ऐसे कई आपको अभी भी उदाहरण मिल रहे होंगे कि इस पार्टी के सदस्य कई कांग्रेस के पार्टी के जो नेता थे वो लोग चले गए, दूसरी पार्टी में मिल गए। कई उनके जो MP MLA हैं ऐसे सुनने को मिलता है।
और कई बीजेपी के भी कांग्रेस में चले गए, ऐसे आपको सुनने को मिलेगा। तो दल बदल यही होता है, आप पार्टी छोड़कर किसी और में चले जाते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है। चलिए अगले पेज पे जाने से पहले ऊपर के कार्टून को देख लें हम। देखिए उसमें क्या बताया गया है, उसमें देखते हैं। आप तो पहले ही धन कुबेर हैं, फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। देखिए तो देखिए ये दिखाया गया इस कार्टून के माध्यम से। पहली बात तो कि कैसे जो आपने सुना नॉमिनेशन करते हैं, जो कैंडिडेट खड़े होते जो उम्मीदवार चुनाव में, वो जाते हैं चुनाव आयोग के पास। और अभी ये ज़रूरी हो गया कि आप अपने जो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कई बार चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, तो वो सब संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे महिला को दिखाया गया कि वो 50 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति बता रही है कि कुल संपत्ति, और ये इससे जो अधिकारी है वो आश्चर्यचकित है कि इतना ज़्यादा। तो देखिए प्रश्न कैसा क्यों उठाया गया ऐसा बोलने का कि अक्सर राजनीति को बिजनेस बना दिया गया। यार आपने सुना होगा कई फिल्मों में इस तरह से और अपने आसपास भी की लोग करते हुए, तो एक बिजनेस सा बन गया है लोगों के लिए, और इससे धनार्जन का क्षेत्र की पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि अपने आप में ज़रूरी है लोगों की सेवा करना अच्छे से। तो देखिए इससे भ्रष्टाचार भी होता है, जो ये लोग पैसे का अगर ज़्यादा होगा तो इससे करप्शन भी तो होता है, काफ़ी चांसेस रहते हैं ना, क्योंकि वो गलत जगह पैसा खर्च करेंगे। जो उम्मीदवार जो जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, उससे जो सही उम्मीदवार है वो हार सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या आप भी देखते होंगे, लोगों को शराब कई ऐसी चीज़ें वितरित की जाती है चुनाव के वक्त में। तो चलिए अब चुन्नी के प्रश्न को देख लेते हैं दाएं साइड में। क्या इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? पर क्या यह सही नहीं है कि बहुत से राजनेता जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं? तो देखिए ये भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि सब लोग जितने राजनेता हैं वो पैसा बनाने के लिए आते हैं। कई लोग प्रतिबद्ध रूप से काम कर रहे हैं और अपने आप से भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे जो राजनेता आप देखें, अभी भी वो करप्शन को लेकर इतना अच्छा वो किया, और आज भी कितने ट्रांसपेरेंसी के साथ वो काम करते हैं काम का, और अभी तक कोई इशू उन पर तो नहीं आ रहा है इस तरह से। आप ये छोड़िए, पहले के हमारे राजनेता भी कई से उदाहरण है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री का आप जाके देखें, आपने खुद और जाने उनके बारे में, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे राजनेता रहे हैं जिनके मूल रूप से जो सिर्फ जनता की भलाई के लिए आए थे। ऐसे राजनेता भी रहे हैं जिन्होंने कोई गलत तरीके से काम नहीं किया। बिहार के कई ऐसे राजनेता हैं। तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कि सब लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हैं। लोग प्रतिबद्ध हैं अच्छे काम के लिए। चलिए हम क्या समझा क्या जाना भी देखें। क्या आप इस हिस्से में पृष्ठ 83 से 85 तक दिए गए कार्टूनों में दर्शाई गई चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं? राजनीति में धन तथा बल के दुरुपयोग को रोकने के क्या तरीके हैं? तो देखिए अच्छी एक्टिविटी है आपके लिए। आप अपने स्तर पर सोचें इसको, और जो आपको लग रहा है आप अपने स्तर पर बातचीत करके लिखें। जितना इस पार्ट में, इससे ऊपर भी आपको सोचने की पूरी वो है, आज़ादी है। तो आप लिखें जो आपको अच्छा लग रहा हो, उस पर सोच के आपके भी उत्तर ज़रूरी हैं, क्योंकि आप भी तो सोचें। हम तो बस एक आधार दे रहे हैं, और इससे आपकी चिंतन शैली जो है वो अच्छी हो, आप अच्छा सोच सकें। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला पेज नंबर 86 पर जो छूटा है आगे। तो जहाँ हमने छोड़ा ये था कि पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, तो देखिए उसके हिसाब से वो लोग ऊपर काम करते हैं। कही जा सकती है कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। ये दल बदल का जो कानून है, इससे मजबूती आई है, और अंदर और इतना साइंस से कोई लोभ के चक्कर में जा नहीं सकता। इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम उठाए जाते हैं। देखिए और भी कैसे कदम उठाए जाते हैं तो ये बताया गया है इसके अंदर। माफ़ कीजिए, थोड़ा मैं दूसरी लाइन को पढ़ गया। ऊपर जो जहाँ लाइन ख़त्म हो रही है, पार्टी नेतृत्व जो 85 पेज नंबर पर, पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, तो हम लेफ़्ट साइड में आएंगे अगले पेज के, पेज नंबर 86 के। सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। तो ये इस तरह की बात थी।
चलिए अगले बिंदु पर देखते हैं। अगला बिंदु, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। ये शपथ पत्र का मतलब क्या है? देखिए, बात बोले भेद खोले वाले में नीचे देखते हैं। शपथ पत्र किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट कहते हैं जिसे, ऑफिसर को दिया जाता है। इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है, जो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो, और उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर यानी साइन होते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है शपथ पत्र का मतलब, आप इसको समझ लेंगे तो आप अच्छी भाषा में अपनी लिख सकते हैं, आसान भाषा में, और कहीं भी बता भी सकते हैं किसी को। आगे देखते हैं हम। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही हैं या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये भी बहुत एक बता रहे हैं कि छोटा हुआ हिस्सा है, इसका नुकसान भी हो सकता है कि कोई किस तरह से सूचना दे दे, कोई गलत सूचना दे दे। बिल्कुल, तो आप मालूम कैसे करेंगे किसने करप्शन करके पैसा कहीं और रख रखा? आप मालूम तो नहीं कर पाएंगे। और कई बार लोग अपने नौकर को के नाम पे ऐसे कई फॉर्म आते हैं कि अपने नौकर के नाम पे कर रखें, टैक्स बचाते हैं लोग, ऐसी कई बातें होती हैं, देखने को मिलती है। तो अभी पक्का तरीका नहीं कि हम जांच कैसे कर पाएँ। आगे देखते हैं। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। देखिए, तो अब इस पर अभी हम कोई निर्णय पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरा बिंदु हो गया उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसले हैं। चलिए आगे देखते हैं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना ज़रूरी बना दिया है। देखिए, ये अब हम बता सकते हैं चुनाव आयोग के आदेश, ये बिंदु हम नाम से लिख सकते हैं। आगे की बात देखते हैं अब। तो देखिए, ये भी बहुत कहा जाए महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली भी लग रहा है ये सुझाव। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति जो बोलते हैं ना, खाना पूर्ति करने के लिए होता है। यह बात अभी भी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण वाले बिंदु मैंने बता दिए। इसके अलावा भी कई और सुझाव हम उसको देखते हैं। देखिए, पहला, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। अगले बिंदु देखते हैं। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 ज़रूर टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो एक सुझाव ये भी है, अच्छा सुझाव। अगला, चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसा दिया जा सकता है। एक सुझाव ये आता है इस तरह का भी कि कुछ खास अमाउंट और सरकार ही ये दे, ये रुपए जो उनको खर्च करने हो, इससे करप्शन कम हो और दिक्कतें आगे ना हो, चुनाव में धांधली ना हो। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। तो देखिए, ज़्यादा किसी को हमें वो भी नहीं करना है कि रिजिड कठोर नियम बांध देते, मुश्किल हो जाएगा, वो उससे भागना चाहेंगे। 2 और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। ये खुद लोग बनाए दबाव। यह काम चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, अगले पेज पर आते हैं 87 पर,
आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार ना करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। देखिए ये दूसरा सुझाव है, दोनों याद रखें, इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना ले और बाहर से ही बातें करते रहे तो सुधार मुश्किल है। देखिए जब खाली बाहरी बातें करने से नहीं होगा, खुद लोग भी हैं। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। तो पेज नंबर 86 पर जो कार्टून है हम उसको देखते हैं, उसके बाद प्रश्नावली की ओर मुड़ेंगे। तो देखिए इस कार्टून में आपको ऊपर लिखा है किस तरह, कृपया ध्यान दें, नीचे देखते हैं। चुनावी अनुशासन की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। देखिए पॉलिटिशियंस जो राजनेता हैं उनको लेकर ये बना है और वो किस तरह से नियम को ताक पे रखने की बात कर रहे हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जी प्रश्न देखते हैं, क्या आप इस तरह से राजनीतिक दलों को सुधारने का समर्थन करते हैं? देखिए पहली चीज़ तो है कि यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन जिसमें बोलते चुनाव आयोग, उनकी होती है एक आचार संहिता होती है जिन्हें कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। उनका पालन करना होता है इनको चुनाव के दौरान। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि इनको जो पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अधिकतर समय आपको खुद देखने को मिलेगा अपने आसपास। वैसे कई तरीके ये अपनाते हैं और उसकी चीज़ों को जो है पालन नहीं करते, जो नियम हैं। अक्सर इसे हम आदर्श आचार संहिता कहते हैं ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो उसके अंदर जो आप देखेंगे जैसे वो पोलिंग डे जो होता है, जिस दिन चुनाव होता है उससे रिलेटेड, पोलिंग बूथ से जो रिलेटेड होता है, इलेक्शन के जो घोषणा पत्र होता है उसके संबंध में, और इसी संबंध में कई नियम उनके होते हैं जिनका पालन करना होता है। कि देखिए भाषणबाजी में क्या नहीं बोलना है, किसी तरह का कोई गलत बात नहीं बोलना है, वो ऐसी और कैसी कई सी बातें होती हैं जो कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर होती है। और ये बताया जाता है कि किसी सरकार द्वारा अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल न किया जाए। इसके अंदर हमने पहले भी 9वीं क्लास में इसको लेकर पढ़ा भी था। चुनाव आयोग की जो संहिताएं होती हैं, इनकी जो नियमावली होती है, दिशा निर्देश जो होते हैं। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि एक कम्युनिटी को दूसरे से भिड़ाना, जातिवादी कमेंट करना, इस तरह से ये चीज़ें ये मनाही होती है। लेकिन अक्सर चुनाव आयोग जाति करते रहते हैं इस तरह के कि गलत हो रही है, और करते रहते हैं पॉलिटिशियंस। ऐसे हमारे देश में अक्सर देखने को मिलता है, नियमों के खिलाफ काम करते हैं। जो सोचने वाली बात है, तो हम कहीं से भी इसका समर्थन तो नहीं करेंगे कि ये जो तरीके हैं इसका पालन ना करें, अपनी मर्जी चलाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो नियमावली उसका पालन किया जाना चाहिए। चलिए प्रश्नावली पे आते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं और अंत की ओर चल रहे हैं। पाठ तो हमारा ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया जो बातें थी। तो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। तो देखिए अगर आप पेज नंबर 73 पे आके 75 पर माफ़ कीजिए, अब देखेंगे आके सॉरी ये 73 है, ये इस पर आपके उत्तर इस पे दिया हुआ है एक बार, और आप इसे पढ़ भी सकते हैं। देखिए राजनीतिक दल के कार्य लिखे हुए हैं जिनमें हमने ये दल चुनाव लड़ते हैं। देखिए दूसरे पे मैंने जो बिंदु बिंदु करके बताया था, दल अलग अलग नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। देखिए इसके अलावा हमने कहा था पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। चौथा, सरकार बनाने और चलाने की बात जो थी। पांचवा, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं, ये विपक्ष की भूमिका हो गई। छठा, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये हो गया। सातवां, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। तो देखिए ऐसे कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। इसकी बात की एक बार और आप देख सकते हैं जो 73-74 पेज पर है। तो आपके आंसर इसके यहीं पे ही है, आप ढूंढें और अच्छे से स्कोर करें डिटेल में अगर करना चाहते हैं तो। मैंने बिंदु बता दिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के सामने
क्या चुनौतियाँ हैं। तो देखिए हमने बात की थी इसकी भी, कौन से पे, अब पेज नंबर अगर हम देखें तो चुनौती की बात देखिए आप पेज नंबर 83 पर आपकी की गई है। देखिए हमने पहली बात की थी पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, ये हमारा पहला बिंदु था। दूसरा वंशवाद की चुनौती। तीसरा था दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की। देखिए ये पॉइंट्स थे। और चौथा एक और था पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। देखिए किताबी में से मैंने बताया और यहीं से आंसर होते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है और डिटेल में आप इसको खुद अंदर जाके देखें। और मैंने बता दिया जो 83-84 पेज पे इसका आंसर है और दोनों कुछ मुख्य पॉइंट बता दिए, आप उसको और डिटेल में बना सकते हैं। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। तो देखिए पेज नंबर 85 और 86 पे इसके उत्तर दिए हुए हैं कि सुझाव इसमें दिए गए हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा देखिए जो शपथ पत्र देने वाली बात थी, चुनाव आयोग के द्वारा जो आदेश के जरिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना, ये वाली बात आपको मैंने बताई थी। इसके अलावा देखिए आगे और सुझाव की कुछ बात की गई थी, इसी पेज पर देखें 86 पर ही। तो देखिए और इसमें 3 सुझाव आगे दिए गए हैं दलों में सुधार के लिए। जैसे राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। ये 86 पेज नंबर पर ही है। देखिए जो अलग से सुझाव की बात की गई थी, जस्ट उल्टे हाथ पे आपके। राजनीतिक दल महिलाओं के एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दें। देखिए तीसरा देखिए चुनाव का खर्च सरकार उठाए। ऐसी बातें की गई हैं। हाँ, और भी आप सोचे डाल सकते हैं बिल्कुल अपनी ओर से, आप इसमें ऐड कर सकते हैं आप चाहे तो। चौथा प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो देखिए इसके अर्थ की हमने पहले ही बात की थी। कुछ ज़रूरी बातें जो इसकी थी जैसे हमने बताया क्या था। तो देखिए पेज नंबर 72 पे ही देखिए राजनीतिक दल का अर्थ नाम से एक जो शीर्षक उसमें हमने देखा था। ये राजनीतिक दल जो है वो लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। देखिए आपकी परिभाषा हो गई। और देखिए अगला ही प्रश्न आप देखेंगे 5वां, तो इसके गुणों के बारे में बात की गई है। देखिए अगर देखेंगे आप 5वां प्रश्न, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। तो देखिए हमने बात की थी कि राजनीतिक दल के प्रमुख 3 हिस्से तो हमने बात की ही थे। ये भी ज़रूरी हिस्से होते हैं जिनमें नेता, उनके सक्रिय सदस्य और अनुयायी या फॉलोवर जिन्हें हम कहते हैं, ये वाली ज़रूरी बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो उनके सदस्य होते हैं उनकी समान जो क्या बोलते हैं कि उनकी रुचियाँ होती है, जो लोग उनके सदस्य होते हैं जिस पार्टी के और जो पार्टी नीति बनाती है, उनके कार्यक्रम होते हैं, उनके सदस्यों में उसकी समान रुचि होती है, यानी सब लोग वो चीज़ चाहते हैं। तो देखिए एक साथ एक मुद्दे पर वो सहमत होकर एक साथ आते हैं, ये ज़रूरी होता है। एक मुद्दे पर सहमति तभी तो पार्टी के मेंबर बनेंगे। वो एक आइडियोलॉजी जो मैंने कहा था, विचारधारा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा देखेंगे तो जो भी इनके नीतियाँ होती है राजनीतिक दल की, वो जनता की भलाई के लिए, यानी कहा जाए उनके कल्याण के लिए, उनके कल्याण के उद्देश्य से ये नीतियाँ लाई जाती है। और वो उसके हिसाब से वो लोग सोचते हैं कि किस प्रकार से जनता कल्याण के लिए नीतियाँ लाई जाएं। तो अपने तरीके अलग अलग है। देखिए मैंने पहले बात की थी, आइडियोलॉजी अलग अलग है, काम करने के तरीके अलग हैं। वो भला किस तरह से करेंगे, है ना। हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। किसी खास समुदाय पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कोई नहीं देते हैं, है ना, किसी के लिए। तो ऐसे ही विविधता होती है, अलग अलग अंतर होते हैं। लेकिन देखिए कल्याण की बात तो सब करते हैं कि हम जनता की भलाई के लिए आ रहे हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि देखिए वो लोग सरकार बनाते हैं और सरकार में नीतियाँ तो लाएंगे ही सरकार बनाने के बाद कल्याण के लिए, तो इसी बात के लिए होती है। देखिए वो लोग सरकार में आते हैं और नीतियाँ बनाते हैं। जो उनके सदस्य होते हैं उनकी समान रुचियाँ होती है, जो पार्टी की जो ओर से जो नीतियाँ होती है और कार्यक्रम होते हैं उनमें समान रूप से वो रुचि लेते हैं। चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को, देखिए इसका हमने पहले इसकी परिभाषा देखी, राजनीतिक दल कहते हैं। देखिए आपका चौथे का ही यहाँ पे आंसर आ गया, राजनीतिक दल कहते हैं चुनाव लड़ने और सरकार को सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को। चलिए अब 7वां प्रश्न देख लेते हैं। पहली सूची संगठन दल, देखिए 2 इसमें दिए हुए, सूची 1 सूची 2।
तो पहली सूची वो संगठन और दल हैं, और दूसरी सूची गठबंधन मोर्चा के नामों का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट नामों के आधार पर सही उत्तर ढूंढें। तो हम देखते हैं सूची एक में एक कांग्रेस पार्टी। तो देखिए इसको हम देखेंगे तो ये हमने पहली बात की थी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की ये ग है, इसका मिलान जो होगा। भारतीय जनता पार्टी हमने बात की थी, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिन्हें हम एनडीए कहते हैं, उससे आज भी इसकी सरकार है केंद्र में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिन्हें हम बोलते हैं, ये वाम मोर्चा का था, देखिए 2004 में ये आए थे वाम मोर्चा, आपको पता था। तेलुगु देशम पार्टी ये एक प्रांतीय दल है। तो देखिए उत्तर हमारा होगा ग, यानी पहले का ग आप मिला लें, दूसरे का क, तीसरे का घ, चौथे का ख। चलिए अब हम आते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? कांसीराम, साहू महाराज, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो आंसर ए है कांसीराम। देखिए उसका अब ये ध्यान रखने वाली बात है, फैक्ट होते हैं, सही रहता है। 9वां, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है? देखिए अब इसमें देखेंगे, हमने बात की थी, माफ़ कीजिए मैं बताना भूल गया, पेज नंबर 88 पर हैं हम अब जो है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो अब विकल्प देखिए इसमें क्या है, बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानववाद, आधुनिकता। तो देखिए यह है समग्र मानववाद, आपके समग्र मानवतावाद है, ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इंग्लिश में इसका टर्म यूज़ होता है, आप इस पे लगाएं। चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं। पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। अ, राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। ब, दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। स, सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना ज़रूरी नहीं। इन कथनों में से कौन सही है? तो देखिए इसमें 7 बिल्कुल गलत है कि सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना ज़रूरी नहीं। हमने पार्टियों के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है, पार्टी का मकसद ही होता सरकार चलाना, तो जाहिर सी बात है सा गलत है। तो और देखेंगे हमारा कि राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं, ये हमें देखने को मिलता ही है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है, तो ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर है वो बी है, यानी ख और बा जो है हमारा सही है। चलिए 11वें प्रश्न को अब देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्धरण को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दें। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयासों के लिए उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। उन्हें और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो देखिए ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप ये ध्यान रखें, इसमें ग्रामीण बैंक को और उन्हें संयुक्त रूप से मिला था 2006 का। फरवरी 2007 में उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने और संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका उद्देश्य सही नेतृत्व को उभारना, अच्छा शासन देना और नए बांग्लादेश का निर्माण करना है। उन्हें लगता है कि पारंपरिक दलों से अलग एक नए राजनीतिक दल से ही नई राजनीतिक संस्कृति पैदा हो सकती है। उनका दल निचले स्तर से लेकर ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा। देखिए इन्हें सोच के ऐसी पार्टी बनाई थी 2007 में। नाम याद रखिए, मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, हैं माफ कीजिए। नागरिक शक्ति नामक इस नए दल के गठन से बांग्लादेश में हलचल मच गई है। देखिए इस पार्टी का नाम भी क्या है, नागरिक शक्ति। उनके फैसले को काफ़ी लोगों ने पसंद किया तो अनेक को यह अच्छा नहीं लगा। एक सरकारी अधिकारी शाहिदुल इस्लाम ने कहा, मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश में अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करना संभव हो गया है। अब एक अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती है। यह सरकार न केवल भ्रष्टाचार से दूर रहेगी बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन की संपत्ति को भी अपनी प्राथमिकता बनाएगी। पर दशकों से
मुल्क की राजनीति में रुतबा रखने वाले पुराने दलों के नेताओं में संशय है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है ना, BNP के बड़े नेता का कहना है नोबेल पुरस्कार जीतने पर क्या बहस हो सकती है, पर राजनीति एकदम अलग चीज़ है, एकदम चुनौती भरी और अक्सर विवादास्पद। कुछ अन्य लोगों का स्वर और कड़ा था, वे उनके राजनीति में आने पर सवाल उठाने लगे। एक राजनीतिक प्रेक्षक ने कहा देश से बाहर की ताकतें उन्हें राजनीति पर थोप रही हैं। तो देखिए ऐसे भी आरोप लगाते हैं, वो बोलते हैं कि बाहर के लोग ऐसा दे रहे हैं, इनका अपना फैसला नहीं है, बहुत तरह की बातें ऐसी होती हैं। लेकिन एक विकल्प लाना चाहते हैं, विकल्प की राजनीति करना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। क्या आपको लगता है कि यूनुस ने नई राजनीतिक पार्टी बनाकर ठीक किया? क्या आप विभिन्न लोगों द्वारा जारी बयानों और अंदेशों से सहमत हैं? इस पार्टी को दूसरों से अलग काम करने के लिए खुद को किस तरह संगठित करना चाहिए? अगर आप इस राजनीतिक दल के संस्थापकों में एक होते तो इसके पक्ष में क्या दलील देते? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ऐसे ही कुछ प्रश्न की हम बात एक पहले कर चुके हैं। अपने देश का एक उदाहरण था जहां हमने विकल्प को लेकर बात की थी, सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत के आधार पर जो दल बनना चाहिए, और हमने खासतौर पर एक नाम भी लिया था, अगर आप याद कर पाएँ तो, एक किशन जी का जो हमने उदाहरण लिया था उसमें आप देखिए उसमें क्या समानताएं हैं, क्या जोड़ के आप देख सकते हैं इसमें। एक बार और किशन जी वाला जो था पेज नंबर आप देखेंगे तो 76 पे था, जो राजनीति की नैतिक सिद्धांत, माफ़ कीजिए, राजनीति की नैतिक ताकत को से जो शीर्षक था। इसको एक बार और उस कहानी को अच्छे से पढ़ें जिसमें नए नए आर्गूमेंट आए थे, और आप इसको जोड़ें और आप इस पर अपना फैसला लें। देखिए बात सिर्फ आंसर देने तक नहीं है किताब में, ये आपसे पूछा कम संभावना है, या पूछ भी सकता है इसके आधार पर ही, बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसके आधार पर आपकी परख करे एग्ज़ाम में भी एग्जामिनर जो होते हैं ऐसे प्रश्न देकर कि आप इससे क्या समझे। और मूल मकसद भी होता है पाठ का कि आप उसकी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए, क्योंकि सारे आंसर अगर हम बता देंगे तो आप क्या करेंगे। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है। एक बार और इसका बात को पढ़ें और सोचिए, अपन 2-3 मिनट जो हैं दोस्त मिले आपस में, उनसे बात करके इस पर निर्णय लें। बहुत अच्छा प्रश्न है अपने आप में। देखिए मैं अपना जवाब दे दूँ तो क्यों नहीं एक अच्छा विकल्प दे सकते हैं। हमने बात की जब एक, देखिए एक सुझाव में बात थी, खुद नागरिक आए निकल के एक सुझाव, अगर आपको याद हो पाठ के अंत में हमने पढ़ा था कि नागरिकों का भी पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए। तो क्या गलत है इसमें, है ना, कि अच्छी राजनीतिक अच्छी होगी, ये देश का और अच्छा विकास होगा, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। और क्या बातें हो सकती हैं आप जोड़ें, या आपको जो लगता है, मेरे से अलग भी विचार हो सकते हैं आपके, इसकी बात नहीं है। तो इस तरह से हम पाठ का अंत करते हैं एक तरह से, और खुला रहेगा आपकी सोच, और आप आसपास में से जोड़ के देखना ज़रूर कोशिश करें। आप इसको सिर्फ किताब तक ना देखें, मेरी बार बार कोशिश रही है। आपके आसपास मीडिया, समाचार पत्र, आपके आस पड़ोस में कोई भी शब्द, कोई भी विचार राजनीति को लेकर, पार्टी का जैसे चुनाव में खड़ा होना, उम्मीदवार आना, आप उससे मिलान करें जो आपने पढ़ा था, इससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंत में एक बात और कि आपको जो भी इसमें सुझाव देने हैं, जो मुझे देना चाहें, जो आपको लगा कि इसमें मेरी सुधार की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर जो यूट्यूब का जो वीडियो हैगा उसके नीचे अपना फीडबैक ज़रूर दें जिस तरह से, या अपनी राय रखना चाहते हैं तो भी आप ज़रूर दें। आप अच्छे से रहें, जागरूक रहें। हम चलते हैं समापन की ओर। धन्यवाद।